नमस्कार साथियों, हिंदी कहानियों के इस अद्भुत संसार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अपने संदूक से एक अनमोल रचना आपके लिए निकाल कर लाए हैं, जिसका शीर्षक है पर्दा। यशपाल इसके लेखक हैं और कहानी का शीर्षक आप जानते हैं, पर्दा। यह कहानी 12th क्लास के सिलेबस की जो बुक है कथा भारती, उसमें संकलित है और पुस्तक का मूल्य है मात्र 5 रुपये। हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं का संकलन इस पुस्तक में है और बहुत खुशी की बात है कि मूल्य सिर्फ 5 रुपये है। यशपाल के विषय में जाने तो इनके उपन्यास काफ़ी फेमस रहे हैं, जैसे झूठा सच, भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर हिंदी में रचे गए उपन्यासों में से सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। इसके अलावा दिव्या आईएएस के सिलेबस में निर्धारित है। अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, देशद्रोही इत्यादि। कहानी संग्रह इनके फूलों का कुर्ता, भस्मावृत और चिंगारी काफ़ी फेमस है। इन्होंने एक लोकप्रिय मासिक पत्र भी निकाला था जिसका नाम था विप्लव। मूलतः यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के राइटर हैं, जहां शोषित वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पुनः आते हैं हमारी कहानी पर। जैसा कि पूर्व में बताया, कहानी का शीर्षक है पर्दा। पर्दा जो एक ढकने का कार्य करता है, बहुत सारी चीज़ों को ढकता है। इस कहानी में क्या ढक रहा है? किसी की मान मर्यादा, इज्जत, या कुछ सच है जो इस पर्दे से छुपाया गया है। इस सबको आज की कहानी में जानेंगे। आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी थी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए थे। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदों और तनख्वाह में खास तरक्की न हो सकी। 30-40 रुपये महावर के दर्जे पर ही रहे। चौधरी साहब अपने जमाने की याद कर कहते, वो भी क्या वक्त था। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे, और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली थी। किसने? चौधरी पीर बख्श ने। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुरबान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी थी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी थी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बढ़ा देने पर भी जगह तंग रही। दरोगा साहब के जमाने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठकर नेचा यानी हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। उनके बाद जगह की तंगी की वजह से बैठक भी जनाने में शामिल हो गई थी और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया था। क्यों? क्योंकि अब घर के सदस्य बढ़ गए। तो पहले ऐसा ही होता था, घरों में जो बाहर वाला कमरा होता था वो पुरुषों की बैठक होती थी, और कोई भी रिश्तेदार या जो भी पुरुष व्यक्ति थे वो घर के अंदर प्रवेश उनका वर्जित रहता था। उनके बाद जगह की तंगी की वजह से बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया था। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का लटकाया जाता था। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते थे, पर भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल यह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी पर लटकाई जाने लगीं। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपये की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। जो जो जमाना गुजरता गया, तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जा रही थी। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफा पाया, जैसे तैसे मिडिल पास कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना पढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और है क्या? स्कूल की फीस हर महीने और किताबों, कॉपियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी विवाह हो गया था।
मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भर गई। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली थी। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या सफ़ेदपोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थी। वह चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपये महीना अधिक नहीं होता। मतलब इनसे पहले वालों को तो भी 40-40 रुपये मिल रहे थे, 12 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। चौधरी पीर बख्श को मकवान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली में बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से निरंतर टपकते पानी की काली धार बहती रहती थी। नाली के किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छर और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबले कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। दाईं ओर न्यागरा बनाने वाले बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे। उस पूरी बस्ती में चौधरी पीर बख्शी पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा था। इंशाअल्लाह खा घर में औलाद थी तो वह भी लड़कियां। बच्चियां 4-5 वर्ष की उम्र तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते थे। चौधरी की तनख्वाह 15 वर्ष में 12 से 18 हो गई थी। खुदा की बरकत होती तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 वर्ष में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालिदा मदद के लिए आई थी। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालिदा को लिवा ले जाने के लिए नहीं आया। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी थी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझट होती है। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे ना हो। घर बार है तो कर्ज तो होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ती, कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते थे। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रख उधार ले आते थे। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते थे। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौटाने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। उस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो भी हो, पर्दा सालम रहता था। कभी बच्चों की खिचखिच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ में जनाने हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते थे। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए थे। कई बार कस जाने से पेच टूट गए थे और सुराख ढीले पड़ गए थे। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो मकान छोड़ दो। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में तो चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखटे से टिका देते। रात भर दहशत रहती, अगर कोई चोर आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबुत कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को ना मिलता, पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकाने लायक न रह गया। दूसरे दिन सुबह घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरवाजे पर लटका दी गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी को यूँ काहे खराब करोगे, बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा लटका दो। चौधरी पीर बख्श टाट की कीमत मिल से जाते जाते कई दफ़ा पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंस कर बोले, होने दो क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था।
कपड़े की महंगाई के ज़माने में घर की पांचों औरतों के शरीर से कपड़ा जीर्ण होकर यों गिरते जा रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल छोड़ देते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक बार किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ थी। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता था। कुर्ते पायजामे में जब पैबंद संभालने की ताब न रही तो मार्किन का एक कुर्ता पायजामा ज़रूरी हो गया था, पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ ना हो तो गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर ही वह रुपये उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की ज़रूरत आ पड़ी थी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से 4 रुपये उधार ले लिए थे। बबर अली खां का रोजगार सितवा के कच्चे घरों के मोहल्लों में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते थे। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किश्त न मिलने पर अपने 2 हाथों के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी के बीच बचाव भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसकी ही शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपया कर्ज लिया था। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किश्त मान ली थी। 8 महीने में कर्जा अदा होना तय हुआ। खान की किश्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की आशंका से चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी किसी तरह वे किश्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में ज्वार और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, ऋण की किश्त देना संभव न रहा था। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छूकर अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफ़ी चाही और अगले महीने 1 को सवा देने का वायदा किया, पर खान नहीं माना। भादों की हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता था। पत्थे के लिए उसे गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से मिलता था, रुपए का सिर्फ 1.25 सेर। बीमारी का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए जी मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काला नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया था। नाहक इकन्नी जाती थी। चौधरी को 4 रुपये महंगाई भत्ते के भी मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपये हिसाब में शेष निकले। बच्चे पिछले हफ्ते में लगभग फाके से थे, यानी व्रत से ही लगा लो आप। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते थे। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपये में से सवा रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को ना हुई। मिल से घर लौटते समय चौधरी मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा, अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों और उनकी माँ के दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोदी के बच्चे और फिर चलने फिरने से लाचार अपनी जईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें चौधरी की आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जा रहे थे, मौला सब देख रहा है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद था। रात भर सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार कर लिया था। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह सवा रुपया हाजिर कर देगा। माकूल वजह बता देने पर भी खान बहुत देर तक घुर्राता रहा। अम्बतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ के देने के वास्ते? हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज से रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता? तनख्वाह मिले हफ्ता भर नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए थे। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई
हो तो 20 आने पैसे दो, एक रोज के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी। अरे मियाँ, पैसे कहाँ इस ज़माने में उत्तर मिलता। पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले ही उधार चुकाने में सब उठ गया है। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं होगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा था। पर्दे की आड़ से बड़ी बी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जात, चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, लेकर जाएगा। रुपया नहीं देता तो उसकी खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। अमार रुपया क्या आराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी, चौधरी। पीर बख्श के शरीर में बिजली सी तड़क गई और बिल्कुल निस्तब्ध हो गए, हाथ पैर सुन्न हो गए, गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेलकर खान ने दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होकर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक से एक चढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों और पीरों के नाम निकल गईं। उस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त फड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बताकर मुआफी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके स्वर से पड़ोस से मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए थे। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा कैसे बनता? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। चौधरी पीर बख्श ने बिल्कुल बेबस और लाचारी से दोनों हाथ उठाकर खान के लिए दुआ मांगकर कसम खाई, पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उनकी खाल उतार कर बेच ले। खान और भी भड़क उठा, हम तुम्हारा दुआ का क्या करेगा? हम तुम्हारा खाल का क्या करेगा? उसका भी तो जूती भी नहीं बनेगा। तुम्हारा काल से तो ये टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई, वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। चौधरी में उस दृश्य को देख सकने की ताब न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की औरतें और लड़कियां पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच भय से इकट्ठी खड़ी हो कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। यह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जालिम भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने कहा, लाहौल विला, और असफल लौट गया। भीड़ भय से चीख कर ओट में भागती हुई औरतों पर दया करके दरवाजे के सामने से हट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी। यानी वो पर्दा उनके घर की इज्जत आबरू को सहेज कर रखा था, लेकिन रखी हुई थी उस पर्दे ने। लेकिन जब पर्दा ही हट गया तो फिर छुपाने के लिए कुछ भी शेष ना रहा। जिन लोगों से जिस दुनिया से वो अपनी गरीबी को छुपा रहे थे, वो तो उजागर हो गई, तो छिपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ईश्वर ऐसी गरीबी किसी को भी ना दिखाए। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं फिर कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखें। धन्यवाद।